नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग आज पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनटीए यूजीसी नेट में पूछा गया है। और ये क्वेश्चंस है 2004 से लेके 2020 तक के प्रश्नों का संग्रह है। और इसे हम लोग T20 सीरीज के नाम से कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक दिन में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और क्वेश्चंस का जो टेंडेंसी है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जियोमॉर्फोलॉजी से सेशन तो है 3rd, लेकिन जो T20 सीरीज के रूप में है ये 2nd लेक्चर है, 2nd सेशन है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी में एक फर्स्ट सेशन किया, उसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया। उसके बाद से ये T20 सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सेशन, क्योंकि जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें जो प्रश्न रिपीट हुए हैं तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और यूनिट वाइज देखेंगे। तो अभी हमारा जो यूनिट है वो चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन के सामने। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन में है कि मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है, ठीक है। ये कथन है। कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है, ठीक है। कारण है ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है। क्या ऑप्शन आपके सामने है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है आपके सामने ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है आपके सामने ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। जो मैग्मा है वो अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई प्लेट है, ठीक है। एक ये प्लेट है। अब इस प्लेट में मैग्मा कहाँ निकलेगी? जहाँ अपवर्तक होगा। अपवर्तक कहने का मतलब है कि जहाँ ये प्लेट में दरार होगा, जहाँ प्लेट में दरार होगा वहीं पर ये मैग्मा आपको देखने को मिलेगा, प्रकट होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ऊर्ध्वगामी, तो जब तक ये ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं मैग्मा संचलन करेगा तब तक ये धरातल पर कैसे प्रकट होगा, कैसे आएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका ऊर्ध्वाधर जो संचलन है उसके कारण ही जो मैग्मा है वो अपवर्तक पटल सीमा पर दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो इसका कारण है वो भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 2nd क्वेश्चन। और दिया हुआ है कि नीचे दिए गए हिमयुग को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो आइस एज है इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो हिमयुग का क्रम इसमें दिया गया है वो पूछा जा रहा है। तो इसका क्रम क्या है? कौन सा आइस एज सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले गुंज आया था, फिर मिंड आया था, फिर रिस आया था, उसके बाद उर्म आया था। गुंज, मिंड, रिस, उर्म, ठीक है। तो 4 3 2 1 किस में है ऑप्शन? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। आपको एक तरफ थ्योरी दिया हुआ है और एक तरफ उसके प्रतिपादक दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो आपका पहला है प्लानेटिसिमल सिद्धांत है ना, और एक तरफ है आपका कोबर, चैम्बरलिन, डैली और जेफरीज। देन है तापीय संकुचन सिद्धांत, भूद्रोणीय उत्पत्ति सिद्धांत और महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत। तो इसमें हम लोग सबसे पहले महाद्वीपीय जो विसर्पण सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो महाद्वीपीय विसर्पण जो सिद्धांत है उसको दिया है आपका चैम्बरलिन ने,
ठीक है, उसको दिया है चैम्बरलिन, तो डी का 2 हो जाएगा आपका, डी का 2 आपका मिल गया 1 से। ओके, अब आपको देखना है सी का भूद्रोणी उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो कोबर दिया है, जियोसिंक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तापीय संकुचन सिद्धांत। तो तापीय संकुचन सिद्धांत हम लोगों ने पहले भी देखा है, जैफ्रीज का है। ठीक है, और उसके बाद है आपका प्लानिटिमिसल सिद्धांत, ये है आपका डेली का। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंजिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पैंजिया और पेंथालासा वाला जो कॉन्सेप्ट आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो उसमें पैंजिया शब्द का उपयोग किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ्रेड वेगनर। ओके, अल्फ्रेड वेगनर ही थे जिन्होंने पैंजिया शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा किसने दिया? भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गतिक संतुलन का जो अवधारणा है ये सबसे पहले हैक ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का उपयोग समर्थनकारी तर्क के रूप में करता है? यानी जो आर्कटिक महासागर है उसके अंतर्गत उत्तरी ध्रुव है, और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके अंतर्गत दक्षिणी ध्रुव है। तो कौन सा थ्योरी इस चीज़ को प्रूफ करता है? आपका है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्वेंट करंट थ्योरी, या टेट्राहाइडल थ्योरी। अब देखिए एग्जाम में इसी तरह इंग्लिश को लिख देता है। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेट इसी प्रकार कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेट्राहाइडल थ्योरी। यानी टेट्राहाइडल थ्योरी से ही ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट होता है कि दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप के पास है, अंटार्कटिक महासागर के पास, और ये जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये चीज़ टेट्राहाइडल थ्योरी में अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। जब टेट्राहाइडल थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की सतह पर किस प्रकार के सैल का अत्यधिक बाहुल्य है? अब क्वेश्चन को समझिएगा, समुद्र की सतह पर पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये आपका ओशन है, समुद्र है। ठीक है, अब इस समुद्र में ये तो पानी है, ये नीचे इसका पानी है। अब इसके पानी में ये जमीन होगा ना नीचे, तो इसके सतह पर बोल रहा है कौन सा सैल पाया जाता है समुद्र के सतह पर। ये तो पानी है, पानी वाला भाग को छोड़ दें, अगर हम नीचे जाएंगे डेप्थ में तो ये जो जमीन मिलेगा आपको समुद्र में, उस पर किस सैल का अधिकता मिलेगा आपको? कायांतरित सैल का, द्वितीयक सैल का, आग्नेय सैल का, या अवसादी सैल का? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय सैल। जो आपका मैग्मा या आग्नेय सैल जो होता है वो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उससे जो निर्मित सैल बनते हैं वही आग्नेय सैल कहलाते हैं ठंडे होकर। तो समुद्र की सतह पर जो सैल हैं अधिकांशतः वो आग्नेय सैल हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का। कथन में है प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ एक समझिएगा इस टर्म को, प्लावी हिमशैल पूछ रहा है। प्लावी का मतलब होता है कि कोई ये पानी है, समुद्र है। अब इस समुद्र में अगर कोई नाव है या फिर कोई भी वस्तु है जो तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तैरने वाला है। तो प्लावी हिमशैल पूछ रहा है। ठीक है, मतलब पानी के ऊपर तैरने वाला जो हिमशैल है, यानी जो आइसबर्ग है उसके बारे में। अब आइसबर्ग अगर पिघल जाता है
तो जो समुद्र है उसका जल स्तर यानी सी लेवल में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसका जो रीजन है, रीजन कारण क्या कह रहा है कि प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है। ठीक है, इसका जो कारण पूछ रहा है कि इसका 90% जो भाग होता है वो समुद्र तल में डूबा हुआ होता है। तो क्या ये सही है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसमें जो है जो प्लावी हिमशैल है, जो आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है जल स्तर पर, तो अगर ये पिघलता है तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है वो गलत है। ओके, ऑप्शन ए आपका गलत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए गलत है। अब पूछ रहा प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है। जब सी में, समुद्र में कोई भी आइसबर्ग होता है, ठीक है, सपोज ये है आइसबर्ग आपका, तो इसका ना 90% भाग इसके पानी के नीचे होता है। ठीक है, और 10% भाग ही जो होता है वो पानी के ऊपर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो स्टेटमेंट यानी जो रीज़न है वो सही है, बट इसका जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वॉल्थर पिंक, डब्ल्यू.एम. डेविस, जे.डब्ल्यू. पावेल या जेम्स हटन? तो क्या होगा, आपको पता चल गया होगा बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जे.डब्ल्यू. पावेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अपर्दन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चंस को समझिएगा, निम्न अपर्दन तल की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? डेविस द्वारा, मालोट द्वारा, जॉनसन द्वारा या पावेल द्वारा? तो अभी जो हम लोगों ने बेस लेवल दिखा था उसी से रिलेटेड ये है, क्वेश्चंस केवल घुमा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पावेल के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने क्या नाम दिया? क्रेटोजेन, पर्वतजन, प्राइमरम्प, एंडरम्प? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो दृढ़ भूखंड है उसके चारों ओर स्थित, जैसे कोई माउंटेन्स है, ठीक है, दृढ़ भूखंड, अब इसके चारों तरफ, ठीक है, अब बीच में जो भाग है इसको कोबर ने क्रेटोजेन के नाम से पुकारा है। ठीक है, भू अभिनति के चारों तरफ जो दृढ़ भूखंड है उसको इन्होंने क्या कहा? क्रेटोजेन। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब फिर से उसी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा है। क्या कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है क्रेटोजेन, प्राइमरम्प, एंडरम्प और मोनोडोनॉक। ऑप्शन में एक केवल मोनोडोनॉक चेंज हो गया, बाकी वही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेटोजेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? अभी देखिए, अभी इसका पहले क्वेश्चन आया था कि जो चारों ओर स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ ना, भू अभिनति के चारों ओर स्थित द्रव्यमान को कोबर ने क्या कहा। अब आपके सामने यहाँ अगला प्रश्न है, तो भू अभिनति की अवधारणा का जो प्रतिपादन था सबसे पहले किसने किया था? जियो सिंक्लाइन का। ऑप्शन है होम्स, जेम्स हटन, हॉल और डाना, जे.डब्ल्यू. पावेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका हॉल और डाना। कभी कभी एक ही क्वेश्चंस को कई बार थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है, बाकी जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अभी हम लोगों ने क्या देखा था? कॉन्सेप्ट को, यानी भू अभिनति की अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट को कौन दिया था? तो हॉल और डाना। अब यहाँ भू अभिनति का जो समग्र सिद्धांत है
इसका कौन प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हॉल और डाना, ई हॉग, जे स्टीयर्स और जे डब्ल्यू इवांस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हॉल और डाना। कॉन्सेप्ट भी हॉल और डाना ही ने ही दिया था और थ्योरी भी हॉल और डाना ने ही मिलकर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भू अभिनति की अवधारणा से संबंधित है? पैंक और डेविस, वुलरिज और मॉर्गन, हॉल और डाना, वुलरिज और लिपिचॉन। तो भू सन्नति से जब भी इसका कॉन्सेप्ट आए, थ्योरी आए, तो हॉल और डाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है? अब देखिए, अंतरा पर्वतीय पठार एक टर्म आया है, तो इसका करेक्ट आंसर पहले देखते हैं हम लोग। ब्राजीलियाई पठार को, भारतीय पठार को, तिब्बतीय पठार को या फिर अरेबियन पठार को। तो किसको कहा जाता है? अंतरा पर्वतीय पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिब्बतीय पठार को, तिब्बत के पठार को कहते हैं। अब अंतरा पर्वतीय पठार कहते किसको हैं? तो सपोज मान लीजिए कि ये कोई प्लेट्यू है, ठीक है, पठार है। अब इस पठार के चारों तरफ क्या होगा कि पर्वतों का जो श्रृंखला है, यानी इसके चारों तरफ पर्वत होंगे, ठीक है, और ये जो बीच में भाग रह जाएगा यही क्या कहलाएगा? अंतरा पर्वतीय पठार, यानी चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ और बीच में पठार होगा, इसी को हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर तिब्बत प्लेट्यू, जो तिब्बत का पठार है वो चारों तरफ काराकोरम हिमालय का जो रेंज है उसी से घिरा हुआ है। तो अंतरा पर्वतीय पठार का अच्छा एग्जाम्पल तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट है, बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी? अब देखिए, यहाँ बेस लेवल इंग्लिश को कैसे लिखा है, ठीक है, बेस लेवल को कैसे लिखा गया है? इसके पहले भी आया था ना, आधार तल की संकल्पना, इसी का इंग्लिश में लिख दिया है बेस लेवल। ऑप्शन है आपके सामने जेम्स हटन, जे.डब्ल्यू पावेल, डब्ल्यू.एम. डेविस और वाल्थर पेंक। तो बेस लेवल की बात करेंगे तो ये पावेल ही होंगे, आधार तल की संकल्पना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू अभिनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है? देखिए, फिर से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ऑप्शन केवल चेंज हुआ है। ओरोजन, क्रेटोजन, प्राइमरम्प, अंतःपर्वतीय भूखंड। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हम लोगों ने पहले ही देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेटोजन। तो आप समझिए कि जो भू अभिनति से चारों तरफ घिरा हुआ जो भूभाग है क्रेटोजन, ये काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब इस T20 सीरीज का सेकेंड लास्ट ओवर, यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस है, एल्यूसियन द्वीप ज्वालामुखीय विस्फोट का स्थल होता है। क्वेश्चंस को समझिएगा, जो एल्यूसियन द्वीप है वो ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है। अपसरण पट्टिका उपांत ज्वालामुखीय विस्फोट का स्थल होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अपसरण पट्टिका उपांत ज्वालामुखीय विस्फोट का स्थल होता है। तो जो एल्यूसियन द्वीप है ये ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब पूछ रहा है अपसरण पट्टिका उपांत यानी मार्जिन ज्वालामुखीय विस्फोट का स्थल होता है, ये भी सही है, लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है? क्या अपसरण पट्टिका उपांत विस्फोटक स्थल है इसलिए एल्यूसियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, T20 सीरीज का आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? यानी जो एक्टिव वॉल्केनो का जो वर्ल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताता है
उसके बारे में आपको बताना है। तो ए है, यह युवा मुर्दार पर्वत श्रृंखला से संबंधित पाए जाते हैं, यानी जो ज्वालामुखी का क्रिया है या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यंग फोल्ड माउंटेन के से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। बी है, यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। जो ज्वालामुखी एक्टिविटी है वो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में होते हैं। ऑप्शन सी है, यह पुराने क्षमित पहाड़ की श्रृंखला से संबंधित है, यानी जो ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन है, पर्वत है, पठार है, उससे संबंधित है। और डी है, यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। अब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको बताना है। ओके, तो इसका देखते हैं हम लोग। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो समुद्र बेसिन के आसपास जो सीरीज बनता है उसी के आसपास ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको महाद्वीपीय प्लेट और एक तरफ आपको महासागरीय प्लेट देखने को मिलेगा, और दोनों में जहाँ कोलैप्स होता है, दोनों में जहाँ कन्वर्जेंस होता है, तो प्लेट एक दूसरे के नीचे खिसकती है और बेनी ऑफ जॉन में जाकर ये मैग्मा का रूप धारण करती है। और जब ये कोलैप्स करता है दोनों प्लेट एक दूसरे से, इसी समय आपका भूकंप, और जब ये कोलैप्स करके अंदर बेनी ऑफ जोन में जाता है उसके बाद यहाँ ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन होता है तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए JRF/NET/PGT ज्योग्राफी, आपको चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।